इसी के साथ हमारे अगले वक्ता के तौर पे अरविंद पांडे जी मौजूद हैं। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। व्यक्ति निर्माण का मतलब ही है कि हम 130 करोड़ की जो जनता है, भारत के जो हम लोग हैं, अगर हम सब आगे बढ़ेंगे, हम सब बेहतर कार्य करेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। स्वच्छ भारत अभियान में भी आप सबने नारा पढ़ा होगा, एक कदम स्वच्छता भी हो। अगर हर व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ाएगा तो देश की जितनी ये जनसंख्या है इतने कदम आगे बढ़ेंगे। तो हर व्यक्ति का कैसे निर्माण हो, और जब व्यक्ति अपने आप में सक्षम होगा, व्यक्ति जो है देश के जब अपने आप में ही मजबूत नहीं होंगे तो हमारा देश कैसे मजबूत बनेगा। तो इससे पहले हम अपने आप को कैसे मजबूत करें, अपने आप को हम कैसे इस लायक बनाएं कि हम, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों से ही मदद मांगते हैं। तो जब हम दूसरों से ही मदद मांग रहे हैं कि दूसरे की हम मदद कैसे करेंगे, तो जब हम खुद ही लाचार हैं, खुद ही असहाय हैं, तो हम पहले अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने आप को इस लायक बनाएं कि हम खुद अपने पैरों पर खड़ा हों, दूसरों को सपोर्ट करें, और देश में हम तभी अपनी भूमिका निभा पाएंगे। तो आपने उसी को, अपने विचारों को, अपने जो आपकी समझ थी उसको आपने किताब का रूप दे दिया कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। उसके जो टॉपिक हैं वो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। उसमें आपने लिखा है कि किस तरह से जो जैसे योद्धा कैसे बनेगा, विकास की ओर उन्मुख कैसे हो, हमारे कर्म कैसे होंगे, निर्माण काल, अपूर्ण आवश्यकता, प्रयास, अविराम निश्चय, भाव संवेदना, भाग्य निर्माता, सहयोग से सामर्थ्य तक, दृष्टिकोण, सूक्ति वाक्य, उपेक्षा, संघर्षों का जश्न, इस तरह के आपने चैप्टर इसमें दिए हैं। संघर्षों का जश्न समझिए कौन मनाता होगा। एक लंबी यात्रा संघर्षों में गुजर जाती है, उसके बाद का जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं हमें खुशी देता है। तो आपने उन सब चीज़ों को इस किताब में पिरोया है। अभी तो हमारे पास सीमित प्रतियां हैं, भविष्य में प्रयास ये रहेगा कि हम आप सब तक ये पुस्तक पहुंचाएं। और वैसे ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है, आप जैसे ही गूगल पे डालेंगे व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, आपको ये पुस्तक ऑनलाइन भी मिल जाएगी। और आने वाले समय में हम पांडे जी से अनुरोध भी करेंगे कि इसकी अधिक से अधिक प्रतियां हम सबको उपलब्ध कराएं, थोड़े से कम पैसों में भी, निःशुल्क हो जाए तो और भी अच्छा है। तो जो कि अपने को तो चाहिए भाई, तो बिन पैसे मिल जाए सबसे अच्छा है पढ़ने के लिए। और ये कोशिश ये है कि हर लाइब्रेरी में किताब पहुँचे, और क्योंकि युवाओं के लिए उपयोगी है, तो इस तरह के आपके प्रयास जारी हैं। तो हम आपको भी सुनना चाहेंगे कि आपकी ये जर्नी, आपकी यात्रा कैसी रही है। आप एक विचारक के तौर पर, एक उपन्यास के तौर पर, एक लेखक के तौर पर, आपको हिंदी साहित्य सम्मान भी मिला है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से। आपका ये पुस्तक जो है सम्मानित पुस्तक है, उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा इसको सम्मान भी दिया गया है। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए और इनको सुनिए। पुस्तक पढ़ने से पहले इनको सुना जाए तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है। एक बार सब साथ में बोलेंगे, भारत माता की जय। सत्र अंश के दौरान एक सत्र की पूर्णता न होने से दूसरा सत्र भी उसमें मिक्स हो गया। आप सब उपस्थित इस युवा संवाद के दूसरे सत्र की जो दशा दिशा रात में मैं आपका फेसबुक फ्रेंड हूँ, फॉलोअर हूँ, मैं देखता रहता हूँ। कभी किसी बुजुर्ग को, जैसे आजकल वो दुनिया वाले अंग्रेज आजकल फेसबुक पे दिखाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को ले जाते हैं, कटा पीटा ठीक करते हैं, दाढ़ी काटते हैं। मुझे लगता है कि फेसबुक के बाहर वो देखने वाली साक्षात प्रतिमूर्ति कोई है तो आज़ाद पांडे जी हैं, जो यहाँ पे उपस्थित हैं। ऐसे मेरे होने वाले मित्र आज़ाद पांडे जी, मैं कह सकता हूँ आपका कार्य कुशलता देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। रोहित कुमार कश्यप जी हमारे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से पुरस्कृत, हमारे साथी, हमारे साथ रविकांत मिश्रा जी लक्ष्मण पुरस्कार, स्वामी विवेकानंद राज्य युवा पुरस्कार विजेता उत्तर प्रदेश, दुर्गेश त्रिपाठी जी हमारे एकल अभियान युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आप सबके पैनल में मैं अपने को स्वयं पाकर धन्य हूँ। और आज का संचालन कर रहे बहुत ही युवा और युवाओं को जोड़ते रहने का संकल्प लिए ऐसे हमारे संचालक श्री अजीत कुशवाहा जी, आप सबने, मैं मेरे साथ आए हुए आदरणीय दीपक जायसवाल जी, आदरणीय अविनाश श्रीवास्तव जी, आशीष श्रीवास्तव जी और छात्र नेता
और अब हम सबके साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले श्री सूरज दुबे जी, और मुझे इस सभागार तक लाने वाले और मुझे लेखक बनने में, लेखकी जीवन में सहयोग करने वाले मेरे भाई प्रशांत मिश्रा जी, सम्मान पाए हुए सभी सैनिकगण और सम्मान पाने के क्रम में लगातार काम कर रहे सैनिकगण और मेरे योद्धा साथियों। एक भाई हमारे जो साइकिल 8000 किलोमीटर चला के आए पीछे हैं, आपकी मूंछों से आप आगे आ जाएं कृपया। आपकी मूंछों से मुझे प्रेम हो गया है। बहुत ही शानदार तरीके से आप 8000 किलोमीटर की यात्रा पूरा किए और हमारे गुरुद्वारा कमेटी के आप गोरखपुर अयोध्या, जहां आप युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं, और मेरे प्रिय साथी जो ब्लड डोनेशन में अच्छा काम करते हैं, और हमारे कवि जिन्होंने आज ये रास्ता दिया कि सफलता कैसे हम लोगों को पानी है, आपका भी हम हार्दिक स्वागत बंदन एवं अभिनंदन करते हैं। प्यारे साथियों, मैं अजीत जी का एक बार फिर धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस तरीके का ये वातावरण आज बनाया है राजनीतिक मंचों पर, मैं एक राजनेता के हैसियत से भी बहुत बार गया हूं, और बहुत सारे ऐसे मंच हैं जहां उद्बोधन देना, मैं देश के गृह मंत्री जी के मंच का भी संचालन किया हूं, तो वो दिन भी मेरे लिए बहुत गौरवमयी था, गौरव का क्षण था, और मुझे लगता था कि मैंने राजनीतिक दशा दिशा में जो मुझे पाना चाहिए वो मैं आज पा रहा हूं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि मेरे लेखकी जीवन में और आज के इस कार्यक्रम में जब देश के जवानों को, एयरफोर्स के जवानों को, भारत तिब्बत सेना के जवानों को और सीआरपीएफ के जवानों को, और साथ में दुर्गा स्वरूपा, सीता सावित्री स्वरूपा, रानी लक्ष्मीबाई स्वरूपा, मेरी प्यारी बहनों को और छात्र नौजवानों को जब मैं एक साथ पा रहा हूं, तो मुझे अब विषय शुरू करने की जल्दी महसूस हो रही है। मैं आपके साथ आज के युवा संवाद के संदर्भ में बात करने की कड़ी को आगे बढ़ाना चाहता हूं। प्यारे मित्रों, देश 75 साल आजाद होने का जश्न मना रहा था, और देश की परंपरा के अनुसार लाल किले की प्राचीर से जो विश्वसनीयता की प्राचीर बन गई है, उस पे खड़ा होकर के भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे यहाँ देश में भी और दुनिया में भी आपने ये देखा होगा कि हम लोग भी ऐसा मानते हैं कि 25 मतलब चौथाई, 50 मतलब आधा, 75 मतलब तीसरा चरण पूरा किया, और 100 मतलब पूर्णांग, मतलब जिसको हम पौवा, अद्धा, पौना और पूरा कहते हैं अपने पूर्वांचल में, आगे भी यही कहते हैं। तो देश तीसरे चरण को जी चुका था। देश पूरी तरीके से एक व्यक्ति यदि जिंदा 75 साल हो और आजादी के वर्ष पैदा हुआ हो, या आजादी के 5 से 10 साल पहले पैदा हुआ हो, जन्म लिया हो, तो उसकी 75 साल की आंखों से जब भारत को देखेंगे, तो उस भारत के बचे हुए 25 साल जो बचते हैं, वह कैसा अमृत काल है, उस अमृतमयी आंखों से आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो बचा हुआ 25 साल है वह भारत को पूर्ण करने का वर्ष है, क्योंकि यह अमृत काल भारत को पूर्णांक माने 100 में 100 देने का वर्ष है, और वह 100 में 100 देने की ताकत देश के नौजवानों के पास है। इसलिए सरकारी कार्यक्रमों में युवा संवाद को सम्मिलित कर नेहरू युवा कल्याण केंद्र संगठन ने जो हम सबको नई दिशा और दशा देने का काम किया है, तो एक बार पुनः मैं इस संगठन का भी आभारी हूं। प्यारे साथियों, पहला पंचप्रण जो मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से लिया, और अजीत जी ने जिस विषय पर मुझे बोलने के लिए आदेशित किया, मैं आपको बता सकता हूं कि पहला पंचप्रण है विश्व विकसित भारत का निर्माण। अब एक प्रश्न पैदा होता है, सवाल उठता है कि विकसित क्या है? तो देशों की जो गणना है, जो विश्व बैंक की जो मानदंड है, वह जो गणना है वह विकासशील और विकसित देशों में है।
आपको जानना पड़ेगा, जानना चाहिए कि विश्व बैंक ने 80 देशों को विकसित देश की मान्यता दिया है और 104 ऐसे देश हैं जो विकासशील देश हैं। जो 104 देश विकासशील देश हैं उसमें से 51 ऐसे देश हैं जो निम्न मध्यम आय के हैं और 53 ऐसे देश हैं जो उच्च मध्यम आय के हैं। भारत उसमें निम्न मध्यम आय का देश है। आपको जान करके खुशी होगी कि पिछले वर्ष भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है और एशिया महाद्वीप में ही चाइना एक ऐसा देश है जो हमसे भी आगे है। लेकिन इसके बाद भी आप जरा सा विचार करिएगा कि विकसित भारत के निर्माण में किस बात पे हमको विचार करना चाहिए। जिन वक्ताओं ने जो बात रखी हम उन सबसे सहमत होते हुए अपनी बात जोड़ रहे हैं कि यदि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यदि हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं और हमसे बड़ी भी कोई अर्थव्यवस्था है, फिर भी हम 100 में या 200 में या 300 में दुनिया में 5वां तो हो सकते हैं, लेकिन अभी विकसित जो 80 राष्ट्र हैं जो हमसे छोटी अर्थव्यवस्था है वह हमसे आगे हैं, वह विकसित हैं और हम बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी अभी तक निम्न मध्यम वर्ग आय के हैं। ऐसा क्यों? जब यह सवाल पैदा होता है तो हम ये बात पे जाते हैं कि दुनिया की मैपिंग कैसे होती है। विकसित और विकासशील देशों की मैपिंग, इसके मापने के पैमाने का क्या अर्थ है? तो जब हम उस पे जाते हैं तो हमको UNI, HDI और UNDP को समझना पड़ता है। UNI जो हम बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं उस वर्ग की, उस आय की जो एकदम ग्रास रूट पे, GNI कहते हैं उसको, जो ग्रास नेशनल इनकम है, जो एकदम सतह पे जाके, जो प्रति व्यक्ति की जो हम आय की बात करते हैं, एकदम धरातल पे जाके उस आय में अभी हम पीछे हैं। हम प्रति व्यक्ति आय की स्वतंत्रता की बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। अभी हम स्वतंत्र तो हैं, 75 साल की आजादी तो मना रहे हैं, 76वां मना के 77वें में पहुंच तो गए हैं, लेकिन हम UNI के मापदंडों के हिसाब से जो प्रति व्यक्ति की आय होनी चाहिए, जो सतही व्यक्ति की आय होनी चाहिए, उसमें हम जो वो 13,025 मतलब टोटल $13,025 की आज जो मानदंड बनाया गया है, हम उससे बहुत पीछे हैं। और जो देश छोटी आबादी के हैं, जिनकी आबादी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की है, वो UNI में बिल्कुल संपन्न है। यहाँ तक कि एक देश ऐसा बीच में खबर आया था कि उन्होंने अपने देश को, स्विट्जरलैंड जैसा देश था, जिन्होंने अपने देशवासियों को भत्ता देने की बात कही बिना काम के, देशवासियों ने नकार दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम काम करेंगे, वहां इतनी व्यवस्थाएं हैं, इतने फंड हैं कि हमको जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा मापदंड है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक दुनिया का विकसित देशों के लिए 0.7 पे है, 0.7 से 0.8 पे, और हम उस सूचकांक के कितना नजदीक हैं? तो हम उस सूचकांक के नजदीक नहीं हैं। हम अभी उसमें यदि 7% प्रति वर्ष वृद्धि दर से काम करें तो 2032 में हम विकसित देश के लिए अप्लीकेबल होंगे, और जो 2047 के अमृत काल का लक्ष्य रखा गया है इस पंचप्रम के पहले विकसित भारत का, वह निश्चित ही पूरा होगा। लेकिन आज की स्पीड से यदि हम 7% प्रति वर्ष की दर से काम करेंगे तब। UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र की जो कार्य योजना है, उसके अनुरूप हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था क्या होनी चाहिए, हमारी चिकित्सा व्यवस्था क्या होनी चाहिए। जैसे जो HDI है वो 3 क्षेत्रों में काम करती है, चिकित्सा, स्वास्थ्य और हमारा जीवन स्तर। जब इसमें परिवर्तन होगा तो इसमें परिवर्तन कब होगा? जिसको अभी हमारे पूर्व वक्ता आदरणीय कुमार प्रसाद जी ने बताया कि जब हम पढ़ाई करने का अर्थ नौकरी नहीं, नौकरी देना समझेंगे, तब भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। और
हमको इस विकसित राष्ट्र के लिए काम करना पड़ेगा, तब विकसित भारत का निर्माण होगा। आपको जान करके और एक आश्चर्य होगा कि कोरोना काल में, महामारी के कालखंड में, जब थाईलैंड जैसा छोटा सा देश, मतलब जो अखंड भारत का हिस्सा है, और बांग्लादेश जिसको हमने अलग किया, उस देश की एचडीआई हमसे बढ़ जाती है, उस देश की जीएनआई हमसे बढ़ जाती है और हम पीछे हो जाते हैं। उसके पीछे का कारण पता लगाया गया तो कारण पता लगा कि भारत में 77% रोजगार अनुबंधों के आधार पर अभी भी चल रहे हैं, जब तक यह 77% रोजगार 100% रोजगार जो सरकारी रोजगार के रूप में या हमारे कार्यकारी रोजगार के रूप में, सरकार सहकार में अंतर है, मैं सहकारी कहूं तो आप सरकारी में समझें, सहकारी रोजगार के रूप में जब तक हम नहीं खड़े होंगे, दुनिया की कोई ताकत हमको विकसित राष्ट्र की तरफ नहीं ले जा पाएगी। और इसको समृद्ध भारत की आवश्यकता है, समावेशी भारत की आवश्यकता है, तभी विकसित भारत का निर्माण हो सकता है। हम दूसरे बिंदु पे आते हैं, बिंदुवार चर्चा के लिए निर्देश है। तो गुलामी की हर सोच से मुक्ति, गुलामी की हर सोच से मुक्ति के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने 21 द्वीपों को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के नाम पे कर दिया अंडमान महाद्वीप के। दुनिया में, भारत में हाहाकार मचा कि आप नामकरण बदल रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या थी, उन 21 द्वीपों का अभी तक नाम ही नहीं रखा गया था। यदि नाम नहीं रखा गया था तो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे नाम रख दिए गए। तो गुलामी की सोच से मुक्ति के लिए हमको सेना का भारतीयकरण करना होगा। सेना का भारतीयकरण कैसे होगा? सेना का भारतीयकरण तब होगा जब 1857 में मंगल पांडे के बुगुल फूकने के बाद अंग्रेजों ने चालबस जातिगत रेजिमेंटों की स्थापना करना शुरू किया। 150 से अधिक पुरस्कार, कार्यप्रणाली, बैच, बिल्ला वो अंग्रेजी चिन्हों के आधार पर रखना शुरू किया। जब तक उनके भीतर जाकर के, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आपकी सहयोगी जो दल है, प्रांतीय रक्षक दल, उसके हमारे आए भी हुए थे विशेष सचिव जी, और जो होम गार्ड एक बहुत बड़ा विभाग उत्तर प्रदेश का है, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि सूर्य प्रकाश शुक्ला जी जब उसके डीजी बने और मिनिस्टर बने और अन्य लोग, तब तक मैं उस बैठक में उपस्थित था कि तब तक होमगार्ड के बिल्ला, रंग, वर्दी, झंडा ये तय नहीं हो पाए थे। आजादी का 75 वर्ष पूरा होने का था और एक ऐसी फोर्स जो हर गली चौराहे पे दिखाई देती है, उसके प्रतीक चिन्हों का निर्माण नहीं हो पाया था। और 150 से ज्यादा गुलामी के प्रतीक चिन्ह जो सेना के पास आज भी हैं, जब तक उन गुलामी की हर सोच से मुक्ति नहीं मिलेगी, सड़कों के नाम परिवर्तन के जो विषय हैं वो एक राय होके नहीं आएंगे, तब तक हम गुलाम की सोच से मुक्ति नहीं पा सकते। अर्थात परतंत्रता की बेड़ियों में हम जकड़े हैं, चाहे वो आर्थिक गुलामी हो, चाहे मानसिक गुलामी हो। इनसे मुक्ति के काल का नाम अमृत काल है, जो 2047 तक हमको आजाद कराना है। तीसरा, विरासत पे गर्व। अजीत जी का आ रहा है दिशा निर्देश की, जल्दी करना है, इसको समाप्त भी करना है कार्यक्रम। विरासत पर गर्व क्या है? विरासत पे गर्व वही है कि जब हमारे पिताजी के नाम की जायदाद जब हमारे नाम पे हस्तांतरित होती है और जब उस जायदाद को सुरक्षित, संरक्षित और वृद्धि करने के लिए हम प्रयास करते हैं, हमको आनंद आता है कि हमारी ये जायदाद है, ये हमारी विरासत है। जब पूरे देश को हम अपने पिताजी की संपत्ति, अपनी संपत्ति, जैसा कि सीपी सिंह सर ने बताया कि मनुष्य इस 5-6 फीट का जो मनुष्य है, यही देश है। जब हम अपनी उपस्थिति, जब जंगल पहाड़ को भी हम देना सीखेंगे, जब हमको इस गीत को याद करना होगा कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जब हम ये गीत गाना शुरू कर देंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमको विरासत पे गर्व करने से रोक नहीं पाएगी। विरासतें क्या क्या है? तो सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक विरासत, पारंपरिक विरासत, आध्यात्मिक विरासत। जलियांवाला बाग जहां गोलियां चली वह भी हमारी विरासत है। और
रामेश्वरम का जहां निर्माण करके जिस राम सेतु को रामेश्वरम में बनाया गया और जिस राम सेतु पर उस पहली आधुनिक इंजीनियरिंग जिसको अधिशासी अभियंतागण जिसको कहते हैं अभियांत्रिकी की गई, वह भी हमारी विरासत है। जिस बंदूक से जिस पिस्टल से चंद्रशेखर आजाद ने अपने को गोली मार लिया, वो भी हमारी विरासत है। और हमारे घर के चूल्हे चौके, रोटी कपड़ा और मकान जो हमारे पुरखे दे गए, वो भी हमारी विरासत है। जब हम इन सारी विरासतों को गर्व करना शुरू करेंगे, जब भारत भाग्य के विधाता हम स्वयं को महसूस करेंगे, जब हम आजादी में प्राप्त उद्घोषों को भी हम विरासत मानना शुरू करेंगे, जब आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, करो या मरो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जब यह नारा हमारे दिल के अंदर धड़कन के साथ धड़कता रहेगा, तो ये सारी विरासतें हम सजोते रहेंगे और इन विरासतों पर हमको गर्व महसूस होता रहेगा। एकता, एकजुटता ऋग्वेद का एक मंत्र है, संगच्छध्वम संपदध्वम संगमो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। यह मंत्र हमको सिखाती है कि हम सबको एक साथ चलना है, एक स्वर में बोलना है, एक मति होके काम करना है। हमने लिखा है पुस्तक में भी कि जब हम कई मतांतर के लोग अपनी अपनी मति से किसी कार्य और विचार के लिए एक साथ अनुमति देते हैं, एक साथ निर्णित करते हैं, एक साथ आगे बढ़ते हैं, तो इस सभी मतियों के मिलान को सहमति कहते हैं। तो एक सहमति से जब हम काम करना शुरू करते हैं और हम जब एकजुटता पे काम करते हैं, भारतीय ज्ञान मीमांसा में अंतर्निहित एकता और एकजुटता पे काम करते हैं, तो इसका जो बेस है, इसकी जो धरातल है, वो क्या है? समानता की आधारशिला है। जब समानता की आधारशिला पर हम एकता का बीज बोते हैं, तो वह पत्थर भी अखंडता के फल और वृक्ष के रूप में फलित हो जाता है। आप सबको नागरिक कर्तव्य कहने को तो बहुत कुछ है, एक एक वक्ता यहाँ पे दिन दिन भर आपको बात सुना सकते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार पाना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। ये सारे लोग जिन पुरस्कारों से पुरस्कृत है, मेरा गौरव है कि मैं इनके बीच में हूं। अब हम नागरिक कर्तव्य पे बात करने जाते हैं। आप लोगों को आज का दिन स्वर्गीय बिंदेश्वरी पाठक जी के पुण्यतिथि के रूप में भी याद रखना होगा। एक व्यक्ति एक ऐसे कॉन्सेप्ट की रचना करता है, एक ऐसी योजना बनाता है कि भारत में जो स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री जी ने आज एक एक जन जन के बीच में लाकर एक एक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में रख दिया है, वह सुलभ शौचालय के माध्यम से नागरिक का कर्तव्य पूरा करते हुए बिंदेश्वरी पाठक ने आज के कई वर्षों पूर्व सुलभ शौचालय के रूप में सबको दिया था। आज वही नागरिक कर्तव्य करने का समय आ गया है। नागरिक कर्तव्य हम गूगल पे पढ़ते हैं तो नागरिक कर्तव्यों में क्या लेके आ जाता है? वह नागरिक कर्तव्यों में क्या लेके आ जाता है? मौलिक अधिकार। तो हम क्यों कर्तव्य नहीं पूरा कर पाते? क्योंकि किसी भी व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को 3 बिंदुओं से होकर गुजरना होता है। पहला बिंदु है उस व्यक्ति का उस कार्य के प्रति दायित्व, दूसरा बिंदु है उस कार्य के प्रति उस व्यक्ति का कर्तव्य, और तीसरा बिंदु है उस कार्य के प्रति उस व्यक्ति का अधिकार। जब जब हम अधिकार शब्द को गौण करेंगे और कर्तव्य शब्द को प्रबलता पे ले जाएंगे और भारतीय नागरिक होने के दायित्व को पूर्ति करेंगे, तो फिर कहीं से भी कोई समस्या नहीं रह जाएगी। नागरिक कर्तव्य भी अपने कर्तव्य परायणता पे पहुंच जाएगा। तो मैं आप सबको इस नेहरू युवा केंद्र के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्रद्धेय मोदी जी के द्वारा दिए गए पंचप्रण
विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की सोच से मुक्ति, विरासत पे गर्व, एकता एकजुटता और नागरिक कर्तव्य के विषय में जो बताने में जहां तक मैं सफल हो पाया हूं, आप सबको मैं एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के साथ करूंगा कि आज श्रद्धेय अटल जी की पुण्यतिथि है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी आज जिस कार्यक्रम में हम लोग बैठे हुए हैं, ऐसे कार्यक्रम के उस कालखंड में जब इन कार्यक्रमों की रचना कागजों तक सिमट जाया करती थी, जब देश के प्रधानमंत्री ये कहा करते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, ऐसे कालखंड में यदि साहित्यिक परंपरा को नौजवानों की ऊर्जा के साथ बुजुर्गों के अनुभव को मिला करके अब माँ भारती के झंडे को अपने सर पे बांध करके चलते हुए कवि हृदय से क्रांतिकारी अभिवादन करने वाले व्यक्ति की आज पुण्यतिथि है। मैं उनके लिए मैंने लिखा है और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जन्म जब जन्म जन्मांतर तक जन जन में जनप्रिय हो जाए तो वह जन्म भी धन्य हो जाता है। ऐसे धन्य हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है। मैं उनका भी स्मरण करता हूँ और बिंदेश्वरी पाठक जी की आत्मा की शांति की कामना करता हूँ और आप सब सामने बैठे हुए हमारे अभ्यागतों से यह निवेदन करता हूँ कि सन 2047 में जो आज आपके घर बच्चा पैदा हुआ है या जो 5 से 10 साल तक है, वह में उसका निर्माण हो। अगली पीढ़ी हम आज के सीमित संसाधनों का रोना ना रोए, उसकी GNI, HDI, UNDP सब ठीक भारत वाले में उसका मन आगे बढ़े। इस नाते आप सबको बहुत बहुत साधुवाद करते हुए इस कार्यक्रम को मैं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरविंद पांडे जी, आपने बहुत ही बेहतर ढंग से पंचप्रण का जो मूल उसका ध्येय है उसको आपने बहुत बेहतर तरह से छुआ।